दोस्तों आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जीएसटी की अपडेट शेयर कर रही हूँ। साथ ही हम बात करेंगे जीएसटी में मिलने वाले एक इम्पोर्टेंट रिलीफ के बारे में भी। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने इम्पोर्टेंट अपडेट की। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट अपडेट है उसके अंदर एक तो पहला जो यहाँ पे अपडेट आपको शो हो रहा है ई बिल पोर्टल पर, आईएफएससी ऑफ 8 बैंक्स आर चेंज ड्यू टू मर्जर। बैंक मर्जर की वजह से चेंज हो गए आईएफएससी। तो टैक्स में पेयर्स में अपडेट देयर बैंक अकाउंट डिटेल्स थ्रू नॉन कोर अमेंडमेंट में जाके आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं एंड अपडेट रिफंड एप्लीकेशन इन केस फेल ड्यू टू वैलिडेशन एरर सेंड बाय पीएफएमएस। तो आप ये चेंज कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए अपडेट है, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल अपडेट है। दोस्तों आप सभी को पता है 1 अप्रैल 2021 से ई इनवॉइसिंग अब उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए लागू होने वाली है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है। ये इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी आप सभी के पास है। तो 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वालों के लिए अब मैं यही कहूँगी कि 1 अप्रैल 2021 से आप ई इनवॉइसिंग के रूल्स को फॉलो कीजिएगा। इनवॉइस आपको ऐसे ही जनरेट करना है जैसे अभी तक आप जनरेट कर रहे हैं। अभी तक भी आपको जस्ट करना क्या है, उसकी ई इनवॉइसिंग करानी है, उसको रजिस्टर कराना है, उसका आईआरएन नंबर ऑब्टेन करना है और उसको अपने इनवॉइस पर जो है आपने लगाना है, उसका आईआरएन नंबर मेंशन करना है। तो ई इनवॉइसिंग के रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ये तो उन टैक्स पेयर्स की बात हुई जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है। अब जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है उनके लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। क्या है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी टैक्स पेयर से आप माल परचेज़ कर रही हैं, अगर किसी टैक्स पेयर से आप माल परचेज़ कर रही हैं और उसका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है 1 अप्रैल 2021 के बाद, तो आपको ध्यान रखना है कि उसने जो आपको इनवॉइस दिया है वो उस पर आईआरएन नंबर हो, वो ई इनवॉइसिंग के रूल्स फॉलो कर रहा हो। आपके पास एक वैलिड इनवॉइस होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप अपना आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो जैसा कि लॉ में लिखा गया है कि आईटीसी क्लेम करने के लिए आपके पास एक वैलिड इनवॉइस होना अनिवार्य है। तो आपको ये चीज़ें चेक करनी है कि अगर आप ऐसे टैक्स पेयर से डील कर रहे हैं जिसके लिए इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, तो उसने आपको जो इनवॉइस दिया है वो ई इनवॉइस दिया है, एज़ पर रूल्स दिया है। तो ये सभी चीज़ें अब आपको चेक करनी होंगी, ये ध्यान अब आपको रखना होगा। तो ये थोड़ा सा जो काम है वो आपका भी अब बढ़ जाएगा। बहुत ही सावधानी आपको रखनी है क्योंकि आपको आईटीसी जो मिलेगा वो एक वैलिड इनवॉइस के बेसिस पर ही मिलेगा। तो ये तो हमने बात कर ली इनवॉइस की। अब हम बात करते हैं एचएसएन की। एचएसएन कोड मेंशन करना भी मैंडेटरी हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों के लिए 4 डिजिट और 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वालों के लिए 6 डिजिट्स। पोर्टल पर भी आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। अगर आप एचएसएन कोड सर्च करना चाहते हैं तो पोर्टल पर भी ऑप्शन आपको अवेलेबल कराया गया है। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी थी, अगर आपने वो मिस कर दी है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे जीएसटी में मिलने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीफ की। तो इस तरह की काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आज भी एक इम्पॉर्टेंट केस आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इस केस के अंदर बेसिकली हुआ क्या था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये केस है। पेटिशनर मेसर्स अंसारी कंस्ट्रक्शंस जो है उनको एक शो कॉज नोटिस भेजा गया बाय द अथॉरिटी टू कैंसल द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। किस बेसिस पर भेजा गया, दैट पेटिशनर हैज़ फाइल्ड टू फेल द रिटर्न फॉर कॉन्टीन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तक उसने रिटर्न फाइल नहीं की थी। ऐसे काफ़ी सारे केसेस होते हैं और मुझे लग रहा है लेट फीस की वजह से अभी काफ़ी सारे जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने भी अपनी रिटर्न फाइलिंग को पेंडिंग रखा हुआ है। तो इस तरह का जो शो कॉज नोटिस है वो उनके पास भेजा गया। इन परस्यूएंस ऑफ दिस सैड नोटिस एंड एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया गया जिसमें कि पेटिशनर के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया। पेटिशनर फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 13 ऑफ यूपी जीएसटी एक्ट 2017 फॉर रिवोकेशन of cancellation of registration on the ground that petitioner submitted all the pending returns under 3B and GSTR 1 and thus entire tax liability stood clear with the late fees। तो
वन साइडेडली इसको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद पिटिशनर ने रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल की और साथ ही किस बेसिस पर एप्लीकेशन फ़ाइल की, दैट पिटिशनर ने सभी अपनी पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल कर दिया है, क्योंकि उसको बिज़नेस करना था तो उसने अपनी सभी पेंडिंग रिटर्न को फाइल कर दिया। जो भी GSTR 3B या GSTR 1 की जो रिटर्न्स है उसने फाइल नहीं की थी, सभी रिटर्न्स उसने फाइल कर दी पूरी की पूरी। उसने जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी पे कर दी और साथ ही जो लेट फीस है उसकी भी पेमेंट कर दी। काफ़ी सारे जो टैक्स पेयर हैं वो अभी भी लेट फ़ी वेवर की वेट कर रहे हैं कि GST काउंसिल में इस तरह का कोई रिलीफ हमें मिल जाए, जो कि एक्सपेक्टेड है। The single judge bench of Justice Pankaj Bhatia observed that, along with the application, petitioner has filed a statement that all the requisite returns have been filed. तो यहाँ पे जो है जस्टिस पंकज भाटिया ने ऑब्ज़र्व किया कि पेटिशनर ने जो स्टेटमेंट लगाई है उसके साथ उसने जो पेटिशनर ने जो स्टेटमेंट फ़ाइल की है उसके साथ उसमें एक स्टेटमेंट भी लगाई है, एप्लीकेशन के साथ एक स्टेटमेंट भी लगाई है जिसमें उसने दिखाया है कि सभी रिटर्न फाइल हो चुकी हैं, सभी ड्यू क्लियर हो चुके हैं। एंड इट वाज incumbent upon the department to have verified the correctness of advertisement made in the application. तो उन्होंने कहा, आई एम सॉरी टू ऑब्जर्व दैट डिपार्टमेंट मिजरेबली फेल टू वेरीफाई द फैक्ट फ्रॉम देयर ओन रिकॉर्ड्स and proceed to issue show cause notice which is contained in Annexure 4 to the writ petition and quoted herein above. The manner in which show cause notice has been issued is wholly unacceptable as it does not record any shortcoming on the part of assessee. तो उन्होंने बताया कि जो डिपार्टमेंट है वो फेल हो गया है टू वेरीफाई द फैक्ट्स की किस बेसिस पर ये नोटिस इशू किया गया है, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें कहीं भी असेसी की तरफ से किसी भी तरह की कोई शॉर्टकमिंग दिखाई नहीं दे रही। इट इज़ नॉन conceivable as to what was required in the show cause notice. Therefore, the court held that serious quasi-adjudicatory functionality has been discharged by the person who don't have a legally trained mind. तो जो कोर्ट है उन्होंने कह दिया कि ये जो प्रोसीडिंग की गई है बाय द पर्सन जिनको लीगली ट्रेन माइंड नहीं है, जिनको लीगल नॉलेज नहीं है, एंड इंटरेस्टेड इन डिस्चार्जिंग फंक्शन अफेक्टिंग ह्यूज रिवेन्यू। तो यहाँ पे जो पेटिशनर जो कोर्ट है, कोर्ट नोटेड दैट द ऑर्डर पास्ड बाय द कमिश्नर rejecting the application of petitioner is wholly arbitrary and demonstrate the lack of legally trained mind. तो यहाँ पे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कोर्ट ने कि जो petitioner की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है, रिवोकेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है, इट शोज़ कि जो अथॉरिटी है उन्हें लॉ की नॉलेज नहीं है, दे डोंट हैव लीगली ट्रेंड माइंड एज अपीयर्स नो एफर्ट टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ असर्शन मेड बाय petitioner एट द एंड ऑफ डिपार्टमेंट। तो किसी भी तरह के कोई एफर्ट्स नहीं किए गए अथॉरिटी के द्वारा जो कि पटिशनर की टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ असर्शन, जो उसने दलीलें दी थी उसको उसकी करेक्टनेस को जानने के लिए किसी भी तरह के कोई एफर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं किए गए। तो ये जो ऑर्डर पास किया गया, ये जो कमिश्नर के द्वारा ऑर्डर पास किया गया, वो टोटली जो है लैक ऑफ लीगली ट्रेंड माइंड है, लॉ की उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं है। तो जो जज हैं उन्होंने इस तरीके से बहुत ही कठोर रुख अपनाते हुए इस चीज़ की यहाँ पे निंदा की, जो कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये जो जजमेंट है ये पिटिशनर के फेवर में सुनाई गई।